अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th बुक फिज़िक्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 2 सेकंड हाफ में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें हम सबसे पहले एक्टिविटीज़, नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, direction of induced EMF, AC generator, next is AC generator, mutual induction, ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। एक्टिविटीज़, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एसी जनरेटर, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। 10 बाय 10 इनकी एलैबोरेटिव स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज़ कि जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आगे हमने एक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी नंबर 15.2, एक्टिविटी 15.2 के आया जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, टेक अ rectangular loop of wire and connect its two ends with a galvanometer. Now hold the wire stationary. Or move it parallel to the magnetic field of a strong U-shaped magnet. Galvanometer shows no deflection and hence there is no current Now move the wire downward through the field current is induced in one direction as shown by deflection of galvanometer
कि जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी क्या है कि जब हम एक गैल्वेन रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर लेंगे, जो ही हम एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर लेंगे, हम कनेक्ट करेंगे इसके दोनों एंड से एक गैल्वेनोमीटर के साथ, फिर हम होल्ड करेंगे वायर को स्टेशनरी और मूव करेंगे पैरेलल टू द, कि हम इसको पैरेलली मूव करेंगे टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको मूव करवाएंगे। जो ही हम मूव करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, और जो ही कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी कि आया कोई करंट पास आउट नहीं हुई। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, जो वायर है उसको डाउनवर्ड थ्रू द फील्ड, जब थ्रू द फील्ड करंट इंड्यूस करेंगे और जो ही वो थ्रू द फील्ड करंट इंड्यूस होगी तो हम कहेंगे क्या हुआ कि उधर एक डिफ्लेक्शन शो हुई है गैल्वेनोमीटर में। तो जो ही हम वायर को अपवर्ड थ्रू द फील्ड मूव कराएंगे तो करंट इंड्यूस होगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो ही करंट इंड्यूस होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसकी डायरेक्शन में हम क्या स्टडी करेंगे कि आया जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो कैसे हम स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। कि ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, और जो ही आपने इसके लूप्स में से करंट कैरी करवाएंगे तो करंट के कैरी होने की वजह से क्या होगा, वहाँ जो करंट है उसका फ्लो होगा, और जो ही वहाँ करंट की फ्लो होगी तो फ्लो ऑफ करंट में हम स्टडी करेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल में, कि आया जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है, कि आया जो इंडक्शन है वो इंड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। कि नेक्स्ट जो ही हम वायर्स को ऑन द पोल ऑफ ए मैग्नेट कि जो ही हम वायर को यहाँ प्लेस करेंगे तो वायर को यहाँ प्लेस करने से अंदर क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, और जो ही वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के ना क्रिएट होने से हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो इंडक्शन है वो क्रिएट नहीं हुआ। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ क्रिएट होगा कि जहाँ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर होगी, और जो ही डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर होगी कि जो ही हमने उसको साउथ और नॉर्थ पोल के सेंटर में रखेंगे, जैसे ही हम साउथ और नॉर्थ पोल के सेंटर में रखेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर होगा वो डिफ्लेक्शन शो करवाएगा, और उसकी डिफ्लेक्शन से हम क्या मेजर करेंगे, हम मेजर करेंगे कि आया ये कहाँ कौन सी करंट जो है वो पास आउट हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट इज इट इम्प्लाइज दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड ओनली इन वायर only when cut magnet lines the induced field is the current carrying a circuit Faraday to produce generate current, कि आया वो क्या करेगा, जनरेट करेगा करंट। लेकिन जो ही जो इलेक्ट्रिक करंट पास की जाएगी एक वायर में से, और जो ही वहाँ से क्या होगा, वायर कट ऑफ करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और जो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट ऑफ करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने से इंड्यूस करंट जनरेट होगी, और जैसे ही इंड्यूस करंट जनरेट होगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्रिएट होगा, और जैसे ही इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, इंड्यूस ईएमएफ के क्रिएट होने से हम क्या स्टडी करें कि आया क्या है कि यहाँ जो है वो करंट का इंडक्शन हो रही है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 15.3। Activity 15.3, it shows one of Faraday's experiments in which current is induced by moving
a magnet into the solenoid or out of the solenoid. When the magnet is stationary, no current is induced. When the magnet is moved, towards the solenoid, the needle of galvanometer deflects towards the right, indicating that current is being induced in the EMF of solenoid. When the magnet is pulled away from solenoid, the galvanometer deflects towards left, indicating that the induced current in the solenoid is in opposite direction. Activity number 15.3 is it shows one of the Faraday's experiment when current is induced in moving magnet into the solenoid और out of the solenoid. क्या फैराडेज के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हम यहाँ क्या स्टडी करेंगे कि आया करंट एक मैग्नेट के सॉलिडाई के अंदर पैदा होती है, यहाँ उसके बाहर बनती है. व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी नो करंट इज इंड्यूस्ड. कि जो मैग्नेट है वो स्टेशनरी पोजीशन में मौजूद है, यानी स्टेशनरी में मौजूद है, तो वहाँ कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी. When the magnet is moved towards the solenoid, the needle of the galvanometer deflects towards right, indicating the current is being induced in the EMF of the solenoid. कि जब हम कहेंगे कि जो मैग्नेट है उसको मूव करवाएंगे टूवर्ड्स सॉलिनॉइड, तो फिर नीडल जो है गल्वेनोमीटर की ये डिफ्लेक्ट करेगी टूवर्ड्स राइट, कि ये राइट के टूवर्ड्स इफेक्ट करेगी और इंडिकेटिंग द करंट दैट इज बीइंग इंड्यूस्ड इन द EMF, और इंडिकेट करेगी वो ऐसी करंट जो कि इंड्यूस होगी एक EMF में. और जैसे ही वो करंट इंड्यूस होगी एक EMF में तो हम क्या स्टडी करेंगे, ये क्या है, ये EMF का सॉलिनॉइड जो है वो हो रही है. इस तरह नेक्स्ट कि व्हेन मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम सॉलिनॉइड, व्हेन मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम सॉलिनॉइड द गल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स left, indicating that the induced current in the solenoid is in opposite direction.
कि जो ही जो मैग्नेट है उसको हम पुल अवे करवाएंगे सॉलिनॉइड से, और जैसे ही हम उसको पुल अवे करवाएंगे सॉलिनॉइड से, तो वहाँ से पुल अवे करवाने से हम क्या कहेंगे कि या मीटर क्या डिफ्लेक्ट करेगा, वो लेफ़्ट इंडिकेटिंग करवाएगा, और लेफ़्ट इंडिकेटिंग से वो इंड्यूस करंट बनाएगा, और जैसे ही उसमें इंड्यूस करंट पैदा होगी तो सॉलिनॉइड भी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अगर डायग्रामेटिकली व्यू देखें 15 एक्टिविटी 15.3 डायग्राम नंबर ए, कि अगर हम इसका डायग्रामेटिकली व्यू देखें तो डायग्रामेटिकल व्यू में गैल्वेनोमीटर, सॉलिनॉइड, मैग्नेट, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, कि जो ही हम सॉलिनॉइड के करीब एक मैग्नेट को लाएंगे तो आया क्या होगा कि जो डिफ्लेक्शन शो होगी वो इस पोजीशन पे होगी, कि जो सॉलिनॉइड मौजूद है वो एक मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट करेगा कि आया नॉर्थ पोल जब क्यों ही उसके करीब जाएगा तो वहाँ जो है एक जो फोर्स ऑफ लाइंस हैं वो क्रिएट होंगी, और जो ही वहाँ फोर्स ऑफ लाइंस क्रिएट होंगी, फोर्स ऑफ लाइंस के क्रिएट होने से हम क्या कहेंगे कि एज इट इज़ ही यहाँ फोर्स ऑफ लाइंस क्रिएट हुई हैं। कि फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉलिनॉइड एंड गैल्वेनोमीटर, कि जो ही हम जो एक अपना जो मैग्नेट है उसको सॉलिनॉइड के करीब करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर होगा वो हमें डिफ्लेक्शन है शो करवाएगा। कैसे कि जो ही हम उसका नॉर्थ पोल जो है उसके करीब करेंगे तो जो लाइंस ऑफ फोर्स एक्ट करेंगी वो वहाँ होगी, कि जो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द मूवमेंट ऑफ ए मैग्नेट थ्रू सॉलिड, कि फिनोमिना क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि बाय द मूवमेंट ऑफ ए मैग्नेट, कि मैग्नेट की मूवमेंट से वहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट हुआ है, कि जिसमें हमने मूवमेंट करवाई है मैग्नेट की थ्रू सॉलिनॉइड, कि जो ही वो सॉलिनॉइड के थ्रू वो मूवमेंट करवाएंगे तो मैग्नेट मूव करेगा टूवर्ड्स द स्टेशनरी सॉलिनॉइड, कि वो स्टेशनरी सॉलिनॉइड के तरफ मूव आउट करेगा। नेक्स्ट मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सॉलिनॉइड, कि मैग्नेट अवे मूव करता है सॉलिनॉइड से, कि ये सॉलिनॉइड से अवे मूव करेगा। फ्रॉम दी अबव एक्सपेरिमेंट्स वी कंक्लूड दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, कि जो हमने कहा है कि ईएमएफ कब इंड्यूस होता है कॉइल में, जब वहाँ एक रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, कि जब कॉइल और मैग्नेट के दरमियान एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, और जो ही एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा तो रिलेटिव मोशन के क्रिएट होने से द फिनोमिना इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहलाएगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा, कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से हमने द वैल्यू ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थ्रू इट, कि आया वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक लाइंस के बराबर होगा। फ्रॉम above experiments, कि from above experiments the value of induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of
number of magnetic lines of force through it. The value of induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of number of मैग्नेट की जो वैल्यू है इंड्यूस ईएमएफ की एक सर्किट में, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के रेट चेंज तक बराबर है. नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Faraday's law of electromagnetic induction, कि ये किसके बराबर है, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. एंड नेक्स्ट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. Factors affecting induced EMF. The magnitude of induced EMF in a circuit depends on the फॉलोइंग फैक्टर्स, कि वो किस पर डिपेंड करता है, फॉलोइंग फैक्टर्स पे. नंबर 1, स्पीड ऑफ relative motion of the coil and the magnet. Number 2, number of turns of the coil, के फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को, कि उसकी डिपेंडेंस कहाँ है, कि आया जो वो फैक्टर्स हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट depends on the following factors: speed of relative motion of the coil and the magnet, number of turns of the coil, कि वो relative motion of the coil पर डिपेंड करते हैं और मैग्नेट पर डिपेंड करते हैं. कि आया जो स्पीड है उस मोशन की, कि जो वहाँ एक मोशन जो क्रिएट हो रहा है उसकी स्पीड क्या है. इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, और कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा वो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा जो क्या है वहाँ इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा. व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, एंड ऑफ कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल, कि जो ही हम एक कॉइल जो है उसके साथ जब हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, तो अब जब मैग्नेट को हम करीब लाएंगे, जो ही मैग्नेट को करीब लाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल कॉइल के करीब किया जाएगा तो कॉइल भी एज ए नॉर्थ पोल एक्ट करेगी. इसी तरह जब कॉइल मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल के करीब किया जाएगा तो कॉइल भी एज ए साउथ पोल एक्ट करेगी. ये कैसा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, कि जो ही उसकी डायरेक्शन हम मूव करेंगे. व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, द एंड ऑफ द कॉइल इज एस पोल, और जो ही हम नॉर्थ पोल को मूव करवाएंगे कॉइल से, और जो ही वहाँ कॉइल से मूव आउट करवाएंगे, तो कॉइल से मूव आउट करने के बाद वो एज ए एक्ट करेगा कि एस प्लेट की तरफ, और वो एस प्लेट की तरफ एक्ट करेगा. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ ए इंड्यूस्ड ईएमएफ. डायरेक्शन
of induced EMF, which is also known as the Lenz law. According to the topic is Lenz devised a rule to find out the direction of a current induced in a circuit. It is explained from the following activity. Lenz devised a rule to find out the direction of a induced EMF in a करंट, कि लेंज ने एक कानून बनाया जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस फाइंड आउट करेंगे। और जो ही हम डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस फाइंड आउट करेंगे ना सर्किट में, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी 15.4, activity 15.4, if we bring the north pole of a bar magnet near a solenoid and EMF will be induced in the solenoid by electromagnetic induction. The direction of the induced current, the direction of the induced current in the solenoid by the induced EMF will be such that it repel the north pole of the magnet. This is only possible if the right end of the solenoid becomes a north pole. If we bring a north pole of a bar magnet near a solenoid and an EMF will be induced in the solenoid by इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जो ही हम नॉर्थ पोल के करीब एक बार मैग्नेट लेके आएंगे तो जो सोलेनाइड होगा उसका जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि सोलेनाइड में क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पाई जाएगी। और जो ही वहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ हम स्टडी करेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द solenoid by induced EMF will be such that it will repel the north pole of the magnet. This is only because if the right hand of the solenoid becomes a north pole,
ये तब भी होगा जब जो राइट हैंड है कि जो ही हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सोलेनोइड फाइंड आउट की, और जो ही वो फाइंड आउट की तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा कि ये रिपेल करेगा नॉर्थ पोल को, और जो ही ये रिपेल करेगा नॉर्थ पोल को ऑफ द मैग्नेट को, तो ये ओनली पॉसिबल है जब भी राइट हैंड ऑफ द सोलेनोइड बिकम्स अ नॉर्थ पोल, जब जो राइट हैंड है सोलेनोइड का वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करे। नेक्स्ट इज hence according to right hand grip rule कि hence according to right hand grip rule the direction of the induced current in the solenoid will be clockwise कि hence according to right hand grip rule the direction of the induced current in the solenoid will be clockwise। क्या होगा कि जो ही हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगी वो क्लॉकवाइज, जो ही डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगी हम कहेंगे यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ है उसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट क्रिएट हो रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज सिमिलरली when we move the north pole of the magnet away from the solenoid, the direction of the induced current will be anti-clockwise। In this case left hand of solenoid becomes साउथ पोल। हैंस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल कि जो ही हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करेंगे तो उस ग्रिप रूल में हम ये यूज़ करेंगे आया कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है सोलेनोइड में वो क्लॉकवाइज होगी, और जो ही वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो सिमिलरली क्या होगा व्हेन यू मूव फ्रॉम द नॉर्थ पोल कि जो ही हम नॉर्थ पोल्स ऑफ द मैग्नेट से मूव करेंगे अवे, कि जैसे ही हम नॉर्थ पोल जो मैग्नेट होगा उसको अवे फ्रॉम करवाएंगे, क्योंकि पहले तो हम उसके नियर मूव करवाए रहे थे और एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट हो रही थी, लेकिन जो ही हम उसको अवे मूव करवाएंगे, जैसे ही हम उसको अवे मूव करवाएंगे तो जो पोल ऑफ मैग्नेट होगा वो भी मूव करेगा टूवर्ड्स अवे। तो सोलेनोइड की जो डायरेक्शन होगी वो इंड्यूस्ड करंट में वो एंटी क्लॉकवाइज होगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन तब होगी जब जो बाहर मैग्नेट है वो नियर द सोलेनोइड होगा, और जो ही वो नियर द सोलेनोइड होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स और इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होगी। लेकिन जो ही वो अवे मूव करेगा तो अवे मूव करने से क्या होगा वो जो सोलेनोइड है वो टुवर्ड्स द साउथ पोल मूव करेंगे और वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन of an induced current in a circuit will always such that it opposes the
cause that produces it. कि the direction of a induced current, the direction of a induced current in a circuit is always such that it opposes the cause that produces it. कि डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट की है इन ए सर्किट, जब भी जो इंड्यूस करंट की इन ए सर्किट होगी वो ऑलवेज होगी कि अपोज करेगी द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, कि वो ऑलवेज वो कॉज प्रोड्यूस करेगी जिसमें ये पैदा हो रही है. नेक्स्ट इज इफ़ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, if we apply the law of conservation of energy to electromagnetic induction, we realize that the electrical energy induced in a conductor comes from the kinetic energy of the moving मैग्नेट. कि जो ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. कि एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, एक हालत से दूसरी हालत में, लेकिन हम उसको बना नहीं सकते, ना ही तबाह कर सकते हैं. इसी तरह हम रियलाइज़ करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस होगी एक कंडक्टर में वो कहाँ से आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मैग्नेट. कि वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग मैग्नेट में से आएगी. कि मैग्नेट में जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी उस काइनेटिक एनर्जी की मूवमेंट पे क्या होगा, वहाँ जो एनर्जी पैदा होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हुई है वो मूविंग मैग्नेट से फॉर्म हुई है. और जो ही वो मूविंग मैग्नेट से फॉर्म होगी तो उसमें स्टोर्ड जो एनर्जी होगी वो क्रिएट करेगा. नेक्स्ट इज वी डू सम वर्क on the magnet to bring it close to the solenoid. क्या हम एक वर्क करते हैं मैग्नेट पे, जब इसको क्लोज करते हैं सोलिनॉइड के, दिस वर्क consequently is an electrical energy in a conductor, thus mechanical energy of our hand used to push the magnet towards or away from the coil results into electrical energy, hence Lenz law is a manifestation of law of conservation of energy. कि we do some work
on the magnet to bring it closer to the solenoid. This work consequently appears as an electrical energy in a conductor. The mechanical energy of our hand used to push the magnet towards or away from the coil results in electrical energy. Hence, Lenz's law is the manifestation ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जो ही हम थोड़ा सा वर्क करेंगे मैग्नेट पे, कि जो ही हम मैग्नेट को करीब लाएंगे सॉलिनॉइड के, और जो ही सॉलिनॉइड के वो करीब आएगा, ये वर्क कंसिक्यूटिवली अपीयर करेगा कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक कंडक्टर की। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तो हमारे हैंड की है जो हम पुश करने में यूज़ कर रहे हैं, कि मैकेनिकल एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं पुश करने में, कि आया जो मैग्नेट है उसको पुश किया जाए टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉइल। जब उसको टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करेंगे तो वो रिज़ल्ट किस में होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कि यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो फिर ये क्या है, ये लेंज लॉ, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। कि आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि जब एनर्जी जो है वो ना तो बन सकती है ना ही तबाह हो सकती, लेकिन वो एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो सकती है। इसी तरह लेंज लॉ में जो हमने एनर्जी लगाई पुश करने में मैग्नेट को टूवर्ड्स द सॉलिनॉइड, और जो ही हमने मैग्नेट को टूवर्ड्स द सॉलिनॉइड मूव करवाया तो वो क्या थी, वो मैकेनिकल एनर्जी इम्पोज हुई। और जैसे ही वो मैकेनिकल एनर्जी इम्पोज हुई, उस मैकेनिकल एनर्जी के इम्पोजिशन से क्या हुआ, वहाँ एक कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। कि आया वहाँ रिजल्ट कॉइल क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फिर ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये था टॉपिक अबाउट ईएमएफ के डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर डिपेंड करती है, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है ऑन द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट। कि आया मैग्नेट कॉइल से किस पोजीशन में मौजूद है, और जिस पोजीशन पे मैग्नेट मौजूद होगा वैसे ही कॉइल में इंड्यूस करंट जो है जनरेट होगी। और जो ही इंड्यूस करंट जनरेट होगी तो वहाँ क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ एनर्जीज के मैकेनिकल एनर्जी जिसको हमने पुश करने में वर्कआउट किया तो वो क्या थी, मैकेनिकल एनर्जी। और वो किस में कन्वर्ट आउट होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कॉइल में क्रिएट हो रही थी उसमें कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एसी जनरेटर। AC generator, if a coil rotated in a magnetic field, a current will be induced, a current will be induced in the coil. The strength of this induced current depends upon the number of magnetic lines of force passing through the coil. The number of lines of magnetic
force passing the coil will be maximum when the plane of the coil is perpendicular to the lines of magnetic force. Okay, a coil AC generator, a coil rotated in a magnetic field, a current will be induced in the coil. The strength of the induced current depends upon the number of magnetic lines of force passing through the coil. The number of lines of magnetic force passing through the coil will be maximum when the plane of the coil is perpendicular to the lines of force. कि यूँ ही जो कॉइल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाएंगे, और जैसे ही हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएंगे तो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी कॉइल में, और जो करंट इंड्यूस प्रोड्यूस होगी उस करंट की स्ट्रेंथ डिपेंड होगी मैग्नेटिक लाइंस पे, कि आया जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उन पे उसकी डिपेंडेंस होगी, कि उसका डिपेंडेंस कहाँ होगी मैग्नेटिक लाइंस पे, जो वहाँ से फोर्स पास कर रही हैं थ्रू द कॉइल, कि जो वहाँ से फोर्सेस पास कर रही हैं थ्रू द कॉइल। तो फिर जो नंबर ऑफ लाइंस होगी मैग्नेटिक फोर्स की पास कर रही हैं कॉइल में से वो मैक्सिमम होगी, जो ही प्लेन ऑफ द कॉइल क्या होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और जो ही वो मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस के बराबर होगा, कि आया कॉइल की वहाँ जो मैग्नेटिक फोर्सेस होंगी वो इसके बराबर होंगी, एंड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस टू द मैग्नेटिक फोर्स, द नंबर ऑफ the number of lines of magnetic force will be 0 when plane of the coil is parallel to the lines of force. Thus, when a coil rotates, in a magnetic field, the induced is continuously changes from maximum to minimum value, and from minimum to maximum value. This is the basic principle of a AC generator, कि जो ही जो number of lines of magnetic force will be 0 when plane of the coil is parallel to the lines of the force. Thus, when a coil rotates in a magnetic field, the induced current is continuously changes from maximum to minimum and from minimum to maximum value, कि जो ही जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हैं वो 0 होंगी तो प्लेन ऑफ कॉइल क्या होगा वो पैरेलल होगा, और जो ही वो प्लेन ऑफ जो कॉइल होगा वो पैरेलल होगा तो उसकी पैरेललिटी ये शो करेगी कि जो ही ये कॉइल रोटेट करेगी
एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो इंड्यूस करंट वहाँ यूज़ होगा वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू, कि आया वो क्या चेंज कर रहा है, फ्रॉम मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू में चेंज हो रहा है। और जो ही वो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू में चेंज होगा तो फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, कि आया जो उसकी चेंजिंग है वो इन वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। तो ये क्या होगा, ये बेसिक प्रिंसिपल होगा एसी जनरेटर का। डायग्रामेटिकली व्यू स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्थ पोल साउथ। Dotted lines, direction of rotation, direction of rotation, flow of current, galvanometer, brushes, slip rings, field lines, depending of force, armature, force upward, force downward, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कि डायग्रामेटिकली जो व्यू हम स्टडी करेंगे कि आया क्या है एक एसी जनरेटर का, कि यहाँ हमारे पास दो मैग्नेट्स मौजूद हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जो ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ हमारे पास दो स्प्रिंग रिंग्स मौजूद हैं, साथ ब्रशेस जो हैं वो मौजूद हैं। ये कनेक्टेड हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, कि जो ही इनमें से जो करंट है वो पास आउट करेगी। जैसे ही करंट पास आउट करेगी, करंट के पास आउट करने से वहाँ जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्रिएट होंगे। जैसे ही लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होंगे, लाइंस ऑफ फोर्स के क्रिएट होने से वहाँ जो है डायरेक्शन, यहाँ जो फील्ड लाइंस हैं वो क्रिएट होंगी। फील्ड लाइंस के क्रिएट होने से यहाँ एक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्रिएट होगी, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से यहाँ आर्मेचर होगा, यहाँ फोर्स डाउनवर्ड होगी, यहाँ फोर्स अपवर्ड होगी। कि नॉर्थ पोल की तरफ जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी, और जो साउथ पोल की तरफ जो फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसी तरह जो फील्ड्स ऑफ लाइंस क्रिएट होंगी और साथ वो रोटेशन कॉज करेंगे। और रोटेशन कॉज करने के साथ साथ यहाँ क्या होगा, ये सारा का सारा क्या है कि फोर्स के साथ वहाँ आर्मेचर क्रिएट हो रहा है, आर्मेचर के साथ जो लाइंस हैं वो क्रिएट हो रही हैं। और ये सारा क्या है, ये एक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ है एसी जनरेटर। ये एक एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज
The armature is arranged. The armature is arranged so that it can rotate freely in the magnetic field. As the armature turns, the while loops out the magnetic field lines and induced EMF will be produced. The armature is arranged so that it can rotate freely in the मैग्नेटिक फील्ड कि आर्मेचर जो है वो इस कदर अरेंज किया जाता है कि वो रोटेट कर सके फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड, और जो ही वो फ्रीली रोटेट करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो एज द आर्मेचर टर्न्स द वायर लूप्स आउट ऑफ द थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, कि जो आर्मेचर है वो टर्न करेगा वायर लूप्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, के जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आउट मूव करेगा तो वहाँ एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, और जैसे ही वो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के साथ साथ द ईएमएफ डेवलप्ड by the generator depends on the length of wire rotating in the field, increasing the number of loops in the armature, increases the wire length, thereby increasing the induced EMF. The EMF developed by the generator depend the length of the wire rotating the field, increasing the number of loops. कि increasing the number of loops कैसे, कि ये लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, और जो ही ये लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा तो वहाँ एक रोटेटिंग फील्ड क्रिएट होगा, और जो ही वहाँ रोटेटिंग फील्ड क्रिएट होगा तो हम कहेंगे कि जो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स के इंक्रीज करता है जो नंबर ऑफ लूप्स, तो आर्मेचर इंक्रीज द वायर लेंथ के, आर्मेचर क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा वायर लेंथ को, और जो ही उसकी वायर लेंथ इंक्रीज होगी तो वायर लेंथ की इंक्रीज होने से क्या होगा, वहाँ नंबर ऑफ लूप्स इन द आर्मेचर इंक्रीज, कि आर्मेचर के जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो भी इंक्रीज करेंगे, और जो ही वो इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से जो वायर लेंथ होगी वो इंक्रीज़ करेगी इंड्यूस ईएमएफ, और जैसे ही वो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उस ईएमएफ के इंड्यूस होने से स्टडी करेंगे कि जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसमें जनरेटर पे वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ दी वायर पे, और जो ही वो लेंथ ऑफ दी वायर पे डिपेंड करेगा तो वहाँ एक रोटेटिंग फील्ड क्रिएट होगा, कि एज इन द डायग्राम, कि जैसे हमने डायग्राम में देखा कि जो नॉर्थ पोल था ब्रशेस से जो करंट वहाँ फ्लो कर रही थी, तो फिर लेंथ ऑफ दी वायर जो है कॉइल की वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए रोटेशन जो है सबसे एंड पे क्रिएट हुई, और जो ही रोटेशन हुई वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, और जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कॉज हुई तो रोटेशन के कॉज होने से वहाँ क्या होगा, वहाँ फोर्स दोनों वेज में एक्ट कर रही थी, कि नॉर्थ पोल पे जो फोर्स थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी,
लेकिन साउथ पोल पे जो फोर्स थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी कि हायर डायरेक्शंस ऑफ फोर्स जो है वो चेंज हुई, और जो ही डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस चेंज हुई तो उसके साथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज हुई, और जैसे ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होगी तो वहाँ फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट होंगी, और जैसे ही फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट हुई तो ये क्या था, ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की जो वर्किंग है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स, कि जो ही हम जो नंबर ऑफ लूप्स हैं उनको इंक्रीज़ करें आर्मेचर में जो फिट हुए हैं, और जैसे ही वो वायर की लेंथ को भी इंक्रीज़ करेंगे, जो ही हम वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे उसके इंक्रीज़ करने से वहाँ एक इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही वहाँ एक इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज़ होगा तो इंड्यूस ईएमएफ के इंक्रीज़ होने से हम कहेंगे कि यहाँ जो इंक्रीजिंग है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंक्रीजिंग है। ये था आपका टॉपिक अबाउट एसी जनरेटर। नेक्स्ट अबाउट माइकल फैराडे, कि अगर माइकल फैराडे के अलावा हम कहें कि एक जनरेटर इनसाइड इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्पिनिंग टर्बाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि अगर हम जनरेटर को स्टडी करें तो जनरेटर इनसाइड क्या है, ये एक हाइड्रोलिटिक डैम की तरह ही है, कि जैसे हाइड्रोलिटिक में वाटर में डैम क्या होगा, वाटर से हम हाइड्रोलिसिस के ज़रिए एनर्जी क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं। इसी में जनरेटर में भी एज इट इज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा जो रोटेशन ऑफ टरबाइन को, कि जो ही टरबाइन रोटेशन कॉज करेंगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, कि आया ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे was a British scientist, chemist and physicist. At the early stages, he had to work on a book binder to meet his financial needs. There he learned from the books that helped him to become an expert. Also, Faraday lived formal knowledge, and he is one of the influential scientists in history and was one of the best experimentalists in the history. He discovered principle of electromagnetic induction and law of electrolysis. कि फैराडे ने क्या डिस्कवर किया, फैराडे ने डिस्कवर किया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि मैग्नेट के अंदर जो इंडक्शन है वो कैसे क्रिएट होती है। इसके बाद लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी उसने ही इंड्यूस किए। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट फ्रॉम ए जनरेटर। Current from a generator according to topic, when a generator is connected in a closed circuit the induced EMF generates an electric current as the loop rotates, the strength and the direction of the current चेंजेस। कि करंट फ्रॉम ए जनरेटर, कि जनरेटर में से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैसे क्रिएट होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्रिएट होने के हम स्टडी कहते हैं कि जो ही व्हेन अ जनरेटर इज कनेक्टेड इन अ क्लोज सर्किट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द जनरेटर एन इलेक्ट्रिक करंट एज द लूप रोटेट्स द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। कि जनरेटर का जो ही हम एक क्लोज सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मौजूद होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट एज द लूप रोटेट्स एंड द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। कि जो ही उसका लूप मूवमेंट शो करेगा, जैसे ही उसका लूप मूवमेंट शो करेगा तो उसकी मूवमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज
when plane of wheel is perpendicular to the field, the number of lines of magnetic force it is maximum, but the change number of line the coil is minimum. So EMF induced is minimum. When the plane of wheel is perpendicular to the field, the number of lines of magnetic force passing through it is maximum, but the change in number of lines through coil is minimum. So EMF is induced कि जो ही जो प्लेन ऑफ व्हील है वो परपेंडिकुलर होगा इस फील्ड पे, और जो ही वो परपेंडिकुलर होगा तो जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पासिंग थ्रू द ट्रफ, कि जो ही वो नंबर ऑफ पास करेंगे थ्रू द ट्रफ इट इज़ मैक्सिमम, ये वो क्या होंगी, वो मैक्सिमम होंगी. लेकिन जो ही चेंज इन नंबर ऑफ लाइन होगा थ्रू द कॉइल, कि जो ही हम चेंज करेंगे इन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ द कॉइल, कि जो ही लाइन जो है कॉइल की उसको चेंज करेंगे, और जैसे ही हम उसको चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, द नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू द कॉइल इज मिनिमम, कि वो मिनिमम होंगे. और EMF इंड्यूस्ड इन मिनिमम, कि जो EMF इंड्यूस होगा वो भी मिनिमम होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम. EMF generated will depend on this. One over 4, 1 over 2 and 3 over 4 and 1. EMF will be start from like this. Number of revolutions minimum. EMF coil is वर्टिकल, कि यहाँ जो EMF है वो मिनिमम है क्योंकि कॉइल जो है वो वर्टिकल है. मैक्सिमम EMF कॉइल इज हॉरिजॉन्टल. मिनिमम EMF मैक्सिमम रिवर्स्ड EMF, कि सबसे पहली जो कॉइल होगी वहाँ जो EMF होगा वो मिनिमम होगा क्योंकि कॉइल जो है वो वर्टिकल पोजीशन में मौजूद है. और जो ही कॉइल वर्टिकल पोजीशन में मौजूद होगी तो जो ही 1/4 पे जाएंगे हम, जो ही वो रे जो है फर्दर मूव करेगी तो मैक्सिमम EMF होगा कॉइल का जो ही वो हॉरिजॉन्टल होगी. नेक्स्ट मिनिमम EMF होगा जो ही फिर वो वर्टिकल होगी. नेक्स्ट मैक्सिमम EMF होगा लेकिन रिवर्स्ड पोजीशन में मौजूद होगा. अकॉर्डिंग टू टॉपिक इज द करंट इज
The current is minimum when the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field that is when the loop is in vertical position. As the loop rotates from vertical to the horizontal position, it goes through larger magnetic field lines per unit of time. Thus, the EMF and current increase. The current is minimum when the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field, that is when the loop is in vertical position. As the loop rotates from vertical to horizontal position, it cuts off the larger magnetic fields by unit area and thus EMF and current increases. कि करंट मिनिमम कब होगी? जब जो लूप है वो परपेंडिकुलर होगा, और जो ही वो लूप परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो ही वो रोटेट करेगा कि वो रेस के साथ जो ही रोटेट करके वो वर्टिकल पोजीशन में आएगा, तो लूप जो ही वर्टिकल पोजीशन में आएगा तो वो क्या होगा, फिर जो उसका EMF होगा वो मिनिमम होगा। लेकिन फिर जब वो रोटेट करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आने से पहले क्या होगा, वो करंट जो है इंक्रीज़ कर देगी और जो EMF है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो वर्टिकली आने से वो क्या होगा, वो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी वो कट करेगी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, और जो ही वो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड को कट ऑफ करेगी तो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कट ऑफ होने से वहाँ पर यूनिट टाइम जो है जो EMF और करंट इंक्रीज़ होगी, और जैसे ही वहाँ पर यूनिट टाइम EMF और करंट इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज when the loop is horizontal position, plane of the loop becomes parallel to the field, so the EMF and current reaches its maximum value. When loop is in horizontal position, the plane of the loop becomes parallel, so the field of the EMF current reaches its maximum value। कि जो ही जो लूप है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा तो प्लेन ऑफ लूप क्या होगा, वो पैरेलल टू द फील्ड हो जाएगा, और जो ही वो पैरेलल टू द फील्ड होगा तो जो EMF होगा और करंट रीच करेगी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। As the loop continues, to turn the segment,
that was moving up begins to move down and reverses the direction of EMF and the current in the loop. This change in direction takes place each time the loop turns through 180 degree. Thus the EMF and the current change smoothly from 0 to some maximum values and back to 0 during each half turn of the loop. Okay, as the loop continues to turn, the segment that was moving up begins to move down and reverse the direction of EMF, the current in the loop. These changes in the direction take place each time and the loop turns through 180 degree. Thus the EMF and the current change smoothly from 0 to some maximum values and back to 0 ड्यूरिंग ईच हाफ टर्न ऑफ द लूप कि जो ही वो लूप क्या करेगी, वो कंटिन्यू करेगी टर्न करना अपना सेगमेंट, और जो ही वो अपने सेगमेंट से टर्न करना शुरू करेगी तो वो वहाँ मूविंग बिगिन करेगी टू मूव डाउनवर्ड एंड द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ EMF, कि वो रिवर्स करेगी डायरेक्शन ऑफ EMF. सो द करंट इन द लूप, कि जो करंट होगी लूप में, दिस विल चेंज इन द डायरेक्शन, कि ये क्या करेगी, ये चेंज करेगी डायरेक्शन ऑफ द लूप, कि जो ही वो डायरेक्शन ईच टाइम टर्न करता रहेगा, कि जैसे ही वो 180 रोटेट होना शुरू करेगा, उसके रोटेट होने से क्या होगा, EMF ऑफ द करंट चेंज स्मूथली, कि जो EMF होगी करंट की वो चेंज होगी, और जैसे ही वो EMF चेंज होगी तो वो 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यूज़, कि वो 0 से लेके कुछ मैक्सिमम वैल्यूज़ तक होगी एंड बैक टू 0 ड्यूरिंग ईच हाफ टर्न ऑफ द लूप, और वो बैक टू 0 होगी जो ही वहाँ एज हाफ टर्न होगा लूप का, कि जैसे ही वहाँ लूप मूव करना शुरू करेगी तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगी EMF, और जैसे ही EMF इंक्रीज़ होगा तो ये क्या होगा कि करंट फ्रॉम है जनरेटर, कि जनरेटर में क्या होता है, वो लूप्स के मूव करने से वहाँ जो है कि वैसे रोटेशन से वहाँ कि जो ही लूप 180 से मूव रोटेट करेगा वहाँ EMF क्रिएट होगा. अ जनरेटर इज़ अ DC मोटर विद इनपुट एंड आउटपुट रिवर्स्ड, कि जनरेटर क्या है, ये एक DC मोटर है, कि जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था कि DC मोटर की वर्किंग क्या है, कि ये उस तरह इनमें कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन इसके जो इनपुट और आउटपुट होते हैं वो रिवर्स्ड फॉर्म में भी होते हैं. नेक्स्ट इज walk through metal detectors are installed in airports and other places for security. These detectors detect metal using the principle of electromagnetic induction. कि वॉक थ्रू ग्रेड्स जो होते हैं जिनमें से जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, क्योंकि वो जो रेज होती हैं जो ही मैग्नेट के साथ टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, वो रेज प्रोड्यूस करती हैं. आया वहाँ रोटेशन ऑफ रेज होना है, वहाँ EMF प्रोड्यूस होना है, जो ही वहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेंगे, वहाँ सायरन ऑन हो जाएगा, ये क्या कहेगा यहाँ कोई मेटल मौजूद है, क्योंकि जो ही वो रेज किसके साथ टकराई, मेटल्स के साथ, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
ये तो आपका टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी जनरेटर एंड करंट कैरिंग फ्रॉम अ जनरेटर, कि करंट जो है जनरेटर की वो डिपेंड करती है रेज ऑफ ड्राफ्ट पे और उसकी मूवमेंट पे, ईएमएफ जब की पोजीशन ऑफ कॉइल पे। जो ही कॉइल की पोजीशन चेंज होगी तो कॉइल की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, कि आया जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज आउट हो रही है। और जो ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या स्टडी किया, तो जो ही मिनिमम ईएमएफ होगा और जो ही मैक्सिमम ईएमएफ होगा, जो ही मिनिमम ईएमएफ होगा तो कॉइल जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, और जो ही मैक्सिमम ईएमएफ होगा तो कॉइल की पोजीशन डिफरेंट होगी। और ये जो पोजीशनिंग ऑफ कॉइल है वो ये रिस्पेक्टिव है कि ईएमएफ जो जनरेट हो रहे हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड में जो ईएमएफ जनरेट करना है इन दी फॉर्म ऑफ रोटेशन वो कॉइल्स की मदद से होगा। और जो ही वो कॉइल्स की मदद से होगा तो आया क्या होगा, उसमें जो रोटेशंस कॉज हो रही हैं वो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, कि वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे होंगी, कि जैसे ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है, और उनकी डायरेक्शन ऑफ लूप टू द परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ परपेंडिकुलर है। और हर दफ़ा ये जो कॉइल है ये मूव करेगी एक 180 डिग्री एंगल पे, और जो ही ये 180 डिग्री के एंगल पे मूव करेगी, तो जो 180 डिग्री एंगल पे मूव करेगी तो ये रोटेशन कॉज करेगी और ईएमएफ वहाँ जनरेट होगा। और जो ही ईएमएफ जनरेट होगा तो ये टॉपिक क्या था, करंट कैरिंग थ्रू अ कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है म्यूचुअल इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, द फिनोमिना of production of induced current in one coil due to change of current in a neighboring coil is called mutual induction. According to definition, the phenomena of production of mutual current in one coil due to the changing current in a neighboring coil is called mutual induction. Next is suppose a system of two coils A and B placed close to each other the coil A is connected to a battery and a switch while a sensitive galvanometer is connected to the coil B. While the galvanometer is connected to the coil B, we observe that as soon as the switch of the
coil A is closed, the galvanometer shows momentary deflection. Electromutual induction. Suppose system of two coils AB placed in a close to each other. The coil A is connected to a battery and a switch, while in sensitive galvanometer is connected to the coil B. B. Observe that as soon as the switch of the coil A is closed, the galvanometer shows a momentary deflection. कि हम सपोज करते हैं दो कॉइल्स का ए और बी जो बिल्कुल प्लेस किए हैं क्लोज ही, जो बिल्कुल करीब तर रखे गए हैं, लेकिन जो कॉइल ए है ये कनेक्ट की गई है बैटरी के साथ और एक स्विच के साथ, लेकिन जो दूसरा है वो कनेक्ट किया गया है एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ। कि एक कनेक्ट जो एंड कॉइल ए है उसको बैटरी और स्विच के साथ, और जो दूसरा है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ, is connected to the coil B. We observe that as soon as the switch of the coil A is closed, कि जो ही जो स्विच ऑफ कॉइल है वो क्लोज है, लेकिन गैल्वेनोमीटर थोड़ी सी डिफ्लेक्शन है शो करवा रहा है। कि आया जो ये डिफ्लेक्शन है वो कैसे वो शो करवा रहा है, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन शो होगी ये तो आया उस पर डिपेंडेंट होगी कि जो ये फ्लैक्शन वो डिफ्लेक्शन शो करवा रहे हैं वो मोमेंट्री है। कि द गैल्वेनोमीटर शोज है मोमेंट्री डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू डायग्राम। दो कॉइल्स मौजूद हैं यहाँ, गैल्वेनोमीटर एंड स्विच। कि ये दो कॉइल्स और साथ गैल्वेनोमीटर मौजूद है। यहाँ गैल्वेनोमीटर ये सेकेंडरी प्राइमरी कि आया जो इनमें जो लाइंस ऑफ फोर्स या लाइंस ऑफ रिएक्शन बनेंगी कॉइल में वो एज इट इज़ बनेंगी। कि जो ही सिमिलरली व्हेन द स्विच इज़ ओपनड, कि जो ही वहाँ स्विच ऑन किया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर से जो ही करंट पास करेगी तो वो कुछ ऐसे फॉर्म करेगी कि आया प्राइमरी और सेकेंडरी जस्ट लाइक दिस फॉर्म होंगे। सिमिलरली जो ही स्विच एक ओपन किया जाएगा, सिमिलरली when the switch is opened, the galvanometer again shows a deflection, but this time deflection direction is opposite to previous case। कि जो ही हमने जो पहले जो स्विच लगाया था, जो ही वो स्विच ऑफ किया तो गैल्वेनोमीटर ने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करवाई, लेकिन जो ही हमने जो स्विच है वो ओपन किया तो गैल्वेनोमीटर ने दोबारा जो है
वो डिफ्लेक्शन हम शो करवाएं। लेकिन इस दफ़ा के पिछले डिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या था कि दोनों डिफ्लेक्शन जो थे वो अपोजिट और प्रीवियस जो है जो डायरेक्शन थी वो प्रीवियस थी, अपोजिट टू प्रीवियस। ये पहले वाली से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, ये बिल्कुल जो उल्ट डायरेक्शन थी अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद थी। वी कैन एक्सप्लेन these observations using Faraday's law of electromagnetic induction. When switch of coil A is closed, a current begins to flow in the coil, due to which magnetic field is developed across the coil. We can explain these observations using Faraday's law of electromagnetic induction. कि जो ही when the switch A of coil A is closed, the current begins to flow in the coil, due to which magnetic field is across the coil. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।